Good morning, everyone. This is Sonam, Assistant Professor in the Department of Economics, Government College for Women, Bhavani Kheda, Bhiwani. Today, our topic of discussion is elasticity of demand, मांग की लॉज. So, in this topic, here is the list of content that we will learn from this video. फर्स्ट मीनिंग ऑफ द इलास्टिसिटी यानी लॉज का मीनिंग क्या हुआ, अर्थ क्या है मांग की लॉज का, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मांग की कीमत लॉज, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मांग की आई लॉज एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की आड़ी लॉज. सो फर्स्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को आप मेंशन करने से पहले हमें मांग के नियम के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड. तो लॉ ऑफ डिमांड आप एज यू ऑल नो कि लॉ ऑफ डिमांड क्या स्टेट करता है, क्या कहते हैं कि प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल एंड इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स क्वांटिटी विल इंक्रीज. कि अगर किसी वस्तु के प्राइस अगर इंक्रीज हो जाता है तो उसकी मांगी गई मात्रा कम हो जाती है, यानी देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ गुड और एंड इट्स डिमांड, कि एक किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग के अंदर एक विपरीत संबंध पाया जाता है, दैट इज स्टेटेड बाय लॉ ऑफ डिमांड. एंड इफ प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स द क्वांटिटी विल इंक्रीज. तो लॉ ऑफ डिमांड क्या इंडिकेट करता है, दैट इज ओनली डायरेक्शन ऑफ चेंज, की डायरेक्शन चेंज की डायरेक्शन क्या होगी, जब प्राइस कम होगा तो मांग में किस डायरेक्शन में चेंज होगा, यानी मांग बढ़ेगी, जब प्राइस ज़्यादा होगा तो मांग कम होगी. So, law of demand indicates only direction of change in quantity demanded in response to a change in price. But elasticity of demand यानी मांग की लॉज states that with how much or to what extent the quantity demanded will change in response to change in any determinants. कि जो भी किसी वस्तु के प्राइस को, किसी वस्तु की मांग को, डिमांड को जो भी डिटरमिनेंट्स अफेक्ट करते हैं, जैसे कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, जो जैसे कि आपने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा होगा, तो उस किसी भी डिटरमिनेंट में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में किस एक्सटेंट तक यानी हाउ मच चेंज उसके अंदर आएगा, दैट इज प्रेजेंटेड, दैट इज स्टेटेड बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लॉज. सो इन ब्रीफ कि जो मांग का नियम है, लॉ ऑफ डिमांड है, वो एक ओनली डायरेक्शन को बताता है कि जब प्राइस में चेंज आता है तो क्वांटिटी डिमांडेड में किस डायरेक्शन में चेंज आएगा, यानी जब प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी, जब प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाता है. बट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो जो वॉल्यूम यानी हाउ मच की किस एक्सटेंट तक क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आएगा इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन एनी ऑफ द डिटरमिनेंट्स ऑफ द प्राइस डिमांड. So elasticity, the concept, if price rises by 10% then what happens to demand? We know law of demand जैसे हमें बताता है कि जब प्राइस राइज करता है तो डिमांड क्या होती है, डिमांड विल फॉल. बट अगर प्राइस 10% से राइज करता है तो डिमांड कितना फॉल करेगी, मोर देन 10% या लेस देन 10%, जो कौन बताएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो इलास्टिसिटी मेजर्स द एक्सटेंट टू विच डिमांड विल चेंज इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस ऑफ अ गुड. सो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द एक्सटेंट टू विच quantity demanded of a commodity increases or decreases in response to increase or decrease in any of its quantitative determinants. So we have several types of elasticity of demand according to the source of change in the demand. कि demand में change किस वजह से आता है, किस source की वजह से आता है, उसके accordingly we have many types of elasticity of demand. For example, if price is the source of change, यानी जब price में change आता है तो price के में change आने की वजह से जब quantity demanded में change आता है तो जो वो हमारा होगा दैट इज़ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अगर इनकम में चेंज आने की वजह से जब डिमांड में चेंज आता है दैट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो फर्स्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ चेंज द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी मेंशन्ड. फर्स्ट 3 मेन टाइप्स हमारे, पहला हमारा आता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की कीमत लॉज. दूसरा आता है हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड यानी मांग की आड़ी लॉज, द इलास्टिसिटी इन रिलेशन टू द चेंज ऑफ प्राइस ऑफ अदर गुड्स. जब हमारी जो रिलेटेड गुड्स होती है किसी भी गुड की, उन रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज आने की वजह से जब कंसर्न जो गुड होती है उसकी जब डिमांड में चेंज आता है दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड. एंड द लास्ट वन इज इनकम इलास्टिसिटी डिमांड यानी मांग की आय लॉज, जब मांग में यानी जब आय में परिवर्तन आने की वजह से जब मांग में परिवर्तन आता है. So where here according to the degree of change in the demand the elasticity of can be classified in 5 degrees.
कि किस एक्सटेंट तक चेंज आता है क्वांटिटी डिमांडेड में इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस। तो वो डिग्रीज हमारी यहाँ पे मेन हमारी 5 डिग्रीज हम रीड करते हैं। फर्स्ट, परफेक्टली इलास्टिक यानी पूर्णतः लोचदार, रिलेटिवली इलास्टिक इकाई से अधिक लोचदार, यूनिटरी इलास्टिक इकाई लोचदार, रिलेटिवली इन इलास्टिक इकाई से कम लोचदार, एंड परफेक्टली इन इलास्टिक पूर्णतः बेलोचदार। So first we will learn about price elasticity of demand, मांग की कीमत लॉज। Price elasticity of demand is a measurement of percentage change in demand due to percentage change in is on price of the commodity। जब किसी कमोडिटी की खुद के प्राइस यानी उसके प्राइस में चेंज आने की वजह से जब मांग में परिवर्तन आता है, जब डिमांड में चेंज आता है, तो मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज चेंज कि जब प्राइस में चेंज आने की वजह से कितना परसेंटेज चेंज आया डिमांड में, तो दैट इज़ द मेजर्ड बाय प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ relative change in demand and price variables. So there is a price elastic demand, percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price. So this is the price elasticity of demand, मांग की कीमत लॉज। So here we can see the formula for price elasticity of demand, that is percentage change in quantity demanded divided by percentage change in prices. Here we can write it as change in percentage change in quantity demanded as change in quantity divided by original quantity into 100. Similarly, percentage change in price can be written as change in price divided by original price into 100. We can see हम इसको पूरा एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू पी बाई डेल्टा पी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। So here are the degrees of price elasticity of demand. 5 cases of elasticity of demand are studied depending on their degrees: perfectly elastic, perfectly inelastic, unitary elastic, relatively elastic, and relatively inelastic. So first, perfectly elastic demand. In perfectly elastic demand, a small rise in price result in a fall demand to zero. अगर थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड जीरो तक जा सकती है। While a small fall in price causes increase in demand to infinity. कि थोड़ा सा प्राइस अगर कम हो जाता है तो डिमांड इन्फिनिटी तक इंक्रीज हो सकती है। सो ए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड रेफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन डिमांड इज इनफाइनाइट एट प्रिवेलिंग प्राइस। जो प्रचलित कीमत है, जो प्रिवेलिंग प्राइस है, उसके ऊपर डिमांड इनफाइनाइट है, अनंत है। सो इन परफेक्टली इलास्टिक डिमांड अ स्मॉल राइज इन प्राइस रिजल्ट इन फॉल डिमांड टू जीरो, व्हाइल अ स्मॉल फॉल इन प्राइस कॉजेज इंक्रीज टू डिमांड टू इन्फिनिटी। देखिए वी कैन सी कि जो प्रिवेलिंग प्राइस है ओपी प्राइस के ऊपर डिमांड इनफाइनाइट है, जितना चाहे कोई भी सेलर किसी वस्तु को, किसी भी कमोडिटी को वो सेल कर सकता है। EP इज इक्वल टू इन्फिनिटी, दिस इज द सिंबल। सो इट इज़ द परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। A perfectly inelastic demand is one in which a change in price causes no change in quantity demanded। कि जब प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कोई भी चेंज ना आए, दैट इज द केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। इट इज अ सिचुएशन वेयर इवन सब्सटेंशियल चेंजेस इन प्राइसेस लीव द डिमांड अनअफेक्टेड। It is, however, it is a theoretical concept and cannot be applied in a practical situation. However, in case of essential goods, जो हमारे आवश्यक वस्तुएं होती है जैसे सच एज सॉल्ट, शुगर, तो इन गुड्स के केसेस के अंदर द डिमांड डज नॉट चेंज विद द चेंज इन प्राइस। अगर प्राइस ज़्यादा भी हो जाता है तो ऐसा नहीं कि हम डिमांड को कम कर देते हैं, क्योंकि दीज आर द एसेंशियल गुड्स फॉर डेली लाइफ। और प्राइस कम भी हो जाता है तो हम ऐसा नहीं कि हम उसको ज़्यादा कंज्यूम करने स्टार्ट कर देते हैं। तो दिस इज़ द केस फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। यू कैन सी कि प्राइस P2, P1 अगर ज़्यादा भी है तब भी डिमांड वही है। दिस इज़ द वर्टिकल शेप ऑफ द डिमांड का। प्राइस कम भी है, P2 भी हो जाता है प्राइस, तो भी डिमांड हमारी सेम है OQ। तो EP यानी प्राइस इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू हेयर इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट इज यूनिटरी इलास्टिक, इकाई लोचदार। In that case, when proportionate change in demand produces the same change in the price of the product, कि अगर प्राइस में चेंज आने से सेम प्रोपोर्शनली डिमांड में भी उतना ही चेंज आता है कि प्राइस अगर 10% राइज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी 10% ही फॉल कर रही है। सो दिस इज द केस ऑफ फॉर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इन दिस केस द न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू 1।
The demand curve for unitary elastic demand is represented as a rectangular hyperbola. This is the case for rectangular hyperbola, जिसके rectangular hyperbola एक डिमांड कर्व होता है जिसके हर पॉइंट्स के ऊपर जो इलास्टिसिटी डिमांड है दैट इज इक्वल टू 1। इसमें आप देख सकते हैं कि जितना प्राइस इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है P से P1, उतना ही सेम प्रोपोर्शन में चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में आया है, उतना ही हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज हुई है। तो जितना सेम चेंज आएगा सेम प्रोपोर्शन में, दैट इज द केस फॉर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। Relatively elastic demand refers to the demand when the proportionate change produced in a demand is greater than the proportionate change in price of a product। कि जब प्राइस में जितना भी प्रोपोर्शन में चेंज आता है उससे ज़्यादा जब डिमांड में चेंज आता है, अगर प्राइस 5% राइज कर रहा है बट डिमांड 7%, 8% या 10%, यानी 5% से ज़्यादा जब डिक्रीज हो जाती है तो उसको बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, यानी EP इज़ ग्रेटर देन 1, मोर देन 1। तो ये देख सकते हैं आप, जब प्राइस इंक्रीज हुआ P से P1 तो ये इतना चेंज प्राइस में आया बट डिमांड उससे ज़्यादा प्रोपोर्शन में कम हो गई है। डायरेक्शन वही रहेगी जैसे लॉ ऑफ डिमांड स्टेट करता है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, बट कितना कम होगा दैट इज़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि प्राइस सिर्फ इतना ही कम हो रहा है बट इंक्रीज हो रहा है बट डिमांड उससे ज़्यादा डिक्रीज हो गया इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस। तो दिस इज द केस फॉर रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। And the last one is relatively inelastic demand is the one when the percentage change produced in demand is less than the percentage change in the price of a product। कि जब प्राइस में किसी प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज आता है, जितना परसेंटेज चेंज आता है डिमांड में उससे कम परसेंटेज चेंज आता है, दिस इज द केस फॉर रिलेटिवली inelastic demand, EP is less than 1। यू कैन सी जब प्राइस इंक्रीज हुआ P से P1 तो डिमांड डिक्रीज होगी बट उससे कम प्रोपोर्शन के अंदर Q से Q1। तो यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। नेक्स्ट इज हेयर आर द इलास्टिसिटीज ऑफ वेरियस डिमांड कर्व। जितना कोई भी कर्व है डिमांड कर्व फ्लैटर होगा वो रिप्रेजेंट करेगा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड को। वर्टिकल शेप का होता है तो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड जहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू 0 होती है। जितना फ्लैटर के नज़दीक फ्लैटर होता जाएगा कम वो हमारा रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड को रिप्रेजेंट करेगा, जितना वर्टिकल शेप का होता जाएगा वो हमारा वेरी रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड को रिप्रेजेंट करेगा। एंड दिस इज द केस फॉर जो यूनिट इलास्टिक जो 45 डिग्री पे कर्व होता है। नाउ द सेकंड इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड हमने पढ़ा अभी, तो अभी मांग की आईलोच इनकम इलास्टिसिटी डिमांड क्या कहता है। प्राइस इलास्टिसिटी स्टेट करते हैं कि जब प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है। एंड इनकम इलास्टिसिटी यानी सोर्स चेंज, प्राइस में चेंज आने का सोर्स क्या है, डिमांड में चेंज आने का सोर्स क्या है। नेक्स्ट इज कि जब कंज्यूमर की इनकम में चेंज आने की वजह से जब हमारा क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इट इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम। So it measures by how much the quantity demanded changes with respect to change in income. So income elastic demand is defined by percentage change in quantity demanded due to percentage change in consumer income. तो ये हमारा होगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कि इनकम में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया इन रिस्पॉन्स। सो हेयर आर द टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। पॉजिटिव, फर्स्ट आता है हमारा पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी डिमांड जब ग्रेटर देन 0 होती है। इफ देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ऑफ ए कंज्यूमर एंड डिमांड फॉर ए कमोडिटी देन इनकम इलास्टिसिटी विल बी पॉजिटिव। कि जब इनकम कंज्यूमर की इनकम में और कमोडिटी की डिमांड में जब डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, यानी जब इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज होती है, जब इनकम डिक्रीज होती है तो डिमांड भी डिक्रीज होती है। यानी जो रिलेशनशिप होता है बीच में दोनों के बीच में वो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। देन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी पॉजिटिव। दैट इज if the quantity demanded of a commodity increases with the rise in income of the consumer and vice versa, it is said to be positive income elasticity of demand. For example, as the income of consumer increases, they consume more of luxurious goods. On the contrary, as the income of the consumer decreases, they consume less of luxurious goods. जो नॉर्मल गुड्स के केस के अंदर ऐसा ही होता है कि जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो उन वस्तुओं की डिमांड बढ़ जाती है, जो उपभोक्ता की आय कम होती है तो वस्तुओं की डिमांड कम हो जाती है। सो दिस इज द केस ऑफ पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट इज
सो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी को फर्दर क्लासीफाई किया गया 3 टाइप के अंदर। फर्स्ट ग्रेटर देन 1, नेक्स्ट होगी हमारे इक्वल टू 1 एंड लेस देन 1। सो इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन यूनिटी। इफ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर देन इट इज सेड टू बी इनकम ग्रेटर देन यूनिटी। कि जब इनकम में चेंज आने की वजह से डिमांड में उससे ज़्यादा चेंज आता है, जितना भी चेंज इनकम में आया, तो कंपैरेटिवली वो हमारा होगा इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। कि जब इनकम इंक्रीज हुई डेल्टा वाई, वाई से वाई 1, बट डिमांड है उससे प्रोपोर्शन में ज़्यादा इंक्रीज हुई, तो ये हमारा होगा इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट इक्वल टू 1, कि जब जो इनकम में जब चेंज आता है सेम प्रोपोर्शन में क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है, देन इट इज सेड टू बी इनकम इलास्टिसिटी डिमांड इक्वल टू यूनिटी। कि जितना इनकम में चेंज आया सेम उसी प्रोपोर्शन में हमारा क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया, तो ये होगा हमारा इनकम इलास्टिसिटी इक्वल टू यूनिटी। एंड द लास्ट वन इज इनकम इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी। कि जब इनकम में चेंज जितना परसेंटेज चेंज आता है क्वांटिटी डिमांडेड में उससे कम प्रोपोर्शन में चेंज आता है, तो उसको हम कहेंगे इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन यूनिटी। कि इनकम में चेंज आया वो ज़्यादा है बट डिमांड में कंपैरेटिवली उससे कम चेंज आया है। रिलेशनशिप वही पॉजिटिव रहेगी, पॉजिटिव डिमांड का रहेगा, पॉजिटिव स्लोप का। कि जब इनकम इंक्रीज होती है तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी हमारी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट टाइप है इनकम इलास्टिसिटी का नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी लेस देन 0। इफ देर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ऑफ ए कंज्यूमर एंड डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। अगर डिमांड में और इनकम में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, यानी जब इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज हो जाती है, जब इनकम डिक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है, देन इनकम इलास्टिसिटी विल बी नेगेटिव। सो इट इज सेड टू बी एज द यू कैन सी इट इज़ द केस फॉर इन्फीरियर गुड्स। कि जब इन्फीरियर गुड्स के केसेस के अंदर जो इनकम इलास्टिसिटी है वो लेस देन 0 होती है, क्योंकि जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो वो इन्फीरियर गुड्स को कम कंज्यूम, यानी इसकी जो क्वांटिटी है वो कम कर देते हैं कंजप्शन के लिए और वो नॉर्मल गुड्स की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। तो इन्फीरियर गुड्स के केसेस में इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव होती है। कि इनकम इंक्रीज होने पे इनकी डिमांड कम हो जाती है, इनकम डिक्रीज होने पे इनकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे जो डिमांड कर्व रहेगा वो नेगेटिव स्लोप का रहेगा। कि जब इनकम इंक्रीज हो रही है तो डिमांड डिक्रीज हो रही है। सो नेक्स्ट इज 0 इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि जो क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड है, क्वांटिटी डिमांडेड है किसी भी कमोडिटी की, वो रिमेन्स कांस्टेंट विद एनी राइज और फॉल इन इनकम। कि इनकम से कोई रिलेशनशिप नहीं है। कि इनकम जब इंक्रीज या डिक्रीज होती है बस क्वांटिटी डिमांडेड है वो सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, कोई भी चेंज नहीं आएगा, अनअफेक्टेड रहेगी, देन इट इज सेड टू बी 0 इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी इन केस ऑफ नेसेसरी गुड्स, जैसे नेसेसरी गुड्स होती है, आवश्यक वस्तु होती हैं, साल्ट है, केरोसिन है, इलेक्ट्रिसिटी है, सो देयर इज अगर इनकम इंक्रीज भी होती है डिक्रीज भी होती है बट इनकी डिमांड एज इट इज कांस्टेंट रहती है, तो दिस इज द केस फॉर 0 इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि इनकम इंक्रीज भी होती है डिक्रीज भी होती है बट डिमांड है वो एज इट इज कांस्टेंट रहती है। एंड द लास्ट टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांकी आरडी लॉच। इट मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर गुड एक्स फॉलोइंग अ चेंज इन प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड वाई। यहाँ पे हम 2 गुड्स कंसिडर करते हैं, गुड एक्स एंड गुड वाई, जो सम हाउ मतलब वो आपस में रिलेटेड गुड्स हैं। तो जब वाई गुड के प्राइस में चेंज आने की वजह से जब गुड एक्स की जो डिमांड में जो चेंज आएगा, जिस एक्सटेंट में चेंज आएगा, दैट इज मेजर्ड बाय क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट इज proportionate change in the quantity demanded of y divided by proportionate change in the price of x. Types of cross elastic demand basically 3 types हैं, positive, negative and 0. First positive cross elastic demand, ये केस होता है जब गुड्स सब्स्टिट्यूट्स होती हैं, यानी ये जो हमारा क्रॉस इलास्टिक डिमांड है वो रिलेटेड गुड्स को कंसीडर करता है। तो फर्स्ट जो हमारा कैसे रिलेट होती है, एक गुड सब्स्टिट्यूट जब होती है एक दूसरे की, यानी हम जब एक गुड को दूसरी जगह पे यूज़ कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, तो इन सब्स्टिट्यूट से केस में जो क्रॉस इलास्टिक डिमांड है वो पॉजिटिव होती है। कैसे कि जब किसी 2 गुड्स लेके चल रहे वाई एंड एक्स एंड वाई जो सब्स्टिट्यूट हैं, तो एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वाई लीड्स टू एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर एक्स। जब पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है कि जब एक गुड का प्राइस इंक्रीज होता है तो दूसरे की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, जब एक का प्राइस डिक्रीज होता है तो दूसरे की डिमांड डिक्रीज हो जाती है। तो जब दोनों गुड्स के अंदर एक गुड के प्राइस और दूसरे गुड्स की डिमांड के अंदर अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है तो क्रॉस इलास्टिसिटी हमारी पॉजिटिव होती है। यू कैन सी द केस फॉर सब्स्टिट्यूट्स कि जब प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड इंक्रीज हुई,
ये दो केस हमारे दिखा रखे हैं, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स के लिए, सेकंड वीक सब्स्टिट्यूट्स के लिए। क्लोज सब्स्टिट्यूट के अंदर क्या होगा कि थोड़ा सा भी अगर प्राइस राइज हो जाता है तो उससे दूसरी कमोडिटी की डिमांड प्रोपोर्शनली ज़्यादा राइज कर जाती है। और वीक सब्स्टिट्यूट के लिए अगर लार्ज प्राइस में चेंज अगर ज़्यादा आ रहा है बट डिमांड में उससे कम चेंज आ रहा है, रहेगी पॉजिटिव रिलेशनशिप कि एक का प्राइस इंक्रीज होना दूसरे की डिमांड भी इंक्रीज होना, बट प्रोपोर्शनलिटी कितना इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी वो डिपेंड करेगा कि जो सब्स्टिट्यूट्स की जो डिग्री है वो क्लॉज है या वीक है। क्लॉज सब्स्टिट्यूट्स होंगे तो अगर थोड़ा सा भी प्राइस में चेंज होता है तो डिमांड में उससे ज़्यादा चेंज होगा, बट वीक सब्स्टिट्यूट के केस में प्राइस में चेंज की कंपैरेटिवली प्रोपोर्शनलिटी डिमांड में कम प्रोपोर्शन में चेंज होता है। नेक्स्ट इज नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये होता है इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जब हम गुड्स को जॉइंटली यूज़ करते हैं तो एक दूसरे की पूरक होती है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केसेस के अंदर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव होती है। इन दैट केस अ प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी लीड्स टू प्रोपोर्शनेट फॉल इन द डिमांड ऑफ अनदर कमोडिटी। जब एक का प्राइस इंक्रीज होता है तो दूसरे की डिमांड ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है, यानी दोनों के बीच में एक गुड के प्राइस और दूसरे गुड की डिमांड के अंदर नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। फॉर इंस्टेंस कार एंड पेट्रोल, जब कार का प्राइस इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली कार की डिमांड कम हो जाएगी, और कार की डिमांड नहीं होगी क्योंकि कार और पेट्रोल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं। तो कार कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, जब कार की डिमांड कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल की डिमांड भी कम हो जाएगी। सो दिस इज द केस फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्लॉज कॉम्प्लीमेंट्स होंगे या वीक कॉम्प्लीमेंट्स होंगे। क्लॉज कॉम्प्लीमेंट्स के केसेस के अंदर अ स्मॉल फॉल इन प्राइस ऑफ ए, यानी एक गुड की थोड़ा सा भी अगर प्राइस चेंज होता है, प्राइस कम हो जाता है, कॉजेज अ लार्ज राइज इन द डिमांड फॉर बी। रिलेशनशिप नेगेटिव रहेगी, एक का प्राइस कम होना दूसरे की डिमांड, एक का प्राइस कम हो जाता है तो दूसरे की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। नेगेटिव रिलेशनशिप है, बट जो क्वांटिटी किस एक्सटेंट में डिमांड में चेंज आएगा दैट इज डिग्री पे डिपेंड करेगा कि क्लॉज कॉम्प्लीमेंट से या वीक कॉम्प्लीमेंट से। वीक कॉम्प्लीमेंट से केसेस में कि जो प्राइस है वो लार्ज जो कम हो रहा है वो लार्ज प्रोपोर्शन में कम हो रहा है, बट डिमांड उतना इंक्रीज नहीं हो रही है, डिमांड का प्रोपोर्शनलिटी लेस प्रोपोर्शनल में कम हो रही है, डिमांड बढ़ रही है। And third one is zero cross elasticity of demand. Cross elasticity of demand is zero when two goods are not related to each other in any manner. सब्स्टिट्यूट्स होंगे जब पॉजिटिव होगी, कॉम्प्लीमेंट्स होंगे तो नेगेटिव होगी, और जब आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा गुड्स का तो जीरो होगी। फॉर इंस्टेंस इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ए कार डज नॉट अफेक्ट द डिमांड फॉर क्लॉथ, क्योंकि क्लॉथ और कार एक दूसरे किसी भी मैनर के अंदर वो रिलेटेड नहीं है, तो क्रॉस इलास्टिक डिमांड विल बी जीरो। एक का प्राइस इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है उसका दूसरे की डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो एज इट इज़ कॉन्स्टेंट रहती है। So these were the types of elasticity of demand: price elasticity of demand, income elasticity of demand, and cross elasticity of demand. Thank you.